हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल विषय पर बात करेंगे जिसे मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। हमने पिछली वीडियो में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात की थी जिसे आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। आज हम मिर्गी के बारे में बात करेंगे, एपिलेप्सी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिर्गी क्या है, इसका इतिहास क्या था, सीजर के प्रकार और कारण और इसके निदान उपचार क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात फर्स्ट एड। इसमें जो है फर्स्ट जो सीजर अटैक रहता है वो कब आता है, कैसे, क्यों हो जाता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग मिर्गी से पीड़ित हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। 70% लोग दवाओं से ठीक भी हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं मिर्गी क्या है और सीजर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। सीजर यानी एक अकेली घटना है जब मस्तिष्क की न्यूरॉन्स असामान्य रूप से विद्युत संकेत भेजने लगते हैं तो शरीर में झटके आते हैं, इसे सीजर कहते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं जिनका वो बिगड़ जाता है, पाथवे बिगड़ जाता है, जिससे कि हमें झटके महसूस होते हैं। लेकिन यह मिर्गी नहीं कहलाएगी। लेकिन वहीं जब किसी व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के यह स्थिति बार बार होने लगे, सीजर आने लगे, तो उसे मिर्गी कहा जाता है और यह एक क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक स्थिति हो सकती है। चलिए अब देखते हैं मिर्गी का इतिहास क्या है। मिर्गी मानव इतिहास की सबसे पुरानी दर्ज बीमारियों में से एक है। सबसे पहले इसे बेबीलोन और मेसोपोटामिया के सिकुकू नामक ग्रंथों में मिर्गी का उल्लेख मिलता है। उस समय इसे दुष्ट आत्माओं का प्रकोप माना जाता था। इलाज धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार किया जाता था, जैसे किसी में भूत प्रेत आ जाते हैं उस तरह माना जाता था। फिर आए 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेट्स यानी यूनानी चिकित्सकों ने इनमें काफ़ी सुधार किया। उन्होंने इसमें क्रांति लाई। हिप्पोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक ऑन दी सेक्रेड डिसीज में लिखा है, यह कोई देवी देवताओं का प्रकोप नहीं है, कोई देवी बीमारी नहीं है, यह मस्तिष्क की बीमारी है। पहली बार किसी ने इस पे बात करी थी और इसका मिथक तोड़ा था। आगे बढ़ते समय 1857 में सर चार्ल्स लोकाक, इन्होंने पहली बार ब्रोमाइड का उपयोग किया। बोबार्ड टेक्निक थी, उन्होंने सीजर में उपयोग किया और यह पहला इफेक्टिव एंटी सीजर ट्रीटमेंट था। आधुनिक दवाओं की फिर यहीं से नींव रखी गई और फिर उसके बाद एक आविष्कार होते गए और 1929 में हंस बर्गर ने ईईजी का आविष्कार किया। पहली बार मस्तिष्क की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को मेजर करना संभव हुआ। यह मिर्गी के निदान में सबसे बड़ी क्रांति थी। इसमें सीजर कैसे नुकसान पहुंचाता है, जो अटैक्स होते हैं कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उस पर अब बात करेंगे हम। और इन्हें कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले आ जाता है पहली श्रेणी फोकल सीजर। इसमें मस्तिष्क का केवल एक ही हिस्सा प्रभावित होता है और फोकल दो प्रकार के होते हैं, सिंपल फोकल, और इसमें व्यक्ति होश में रहता है, उसे अजीब गंध, स्वाद या शरीर में झुंझुन होती है कुछ सेकंड के लिए से 2 मिनट तक के लिए। और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें चेतना प्रभावित होती है, व्यक्ति आंखें खो से घूरता है, हाथ मसलने जैसी हरकत करता है, बाद में उसे कुछ याद नहीं रहता है। ये पहले श्रेणी के लक्षण में होता है। फिर दूसरी श्रेणी में इसे पूरा मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें 4 प्रकार हैं, एब्सेंस, टॉनिक क्लोनिक, माइक्लोनिक एंड एंटोनिक। दूसरी श्रेणी का पहला वाला एब्सेंस यानी पेशियल माल है, बच्चों में आम है, कुछ सेकंड के लिए अचानक सुन्न हो जाना, पलकें ना झपकना। फिर दूसरा है टॉनिक क्लोनिक यानी ग्रैंड माल, यह सबसे गंभीर है। पहले शरीर अकड़ता है, फिर झटके आते हैं, फिर बेहोशी आती है। तीसरा, जिसे माइक्लोनिक कहते हैं, ऊपरी शरीर में बिजली जैसा झटका महसूस होता है और सुबह के समय ये अधिक होता है। और चौथा होता है
एटॉनिक यानी ड्रॉप अटैक, मांसपेशियों की ताकत अचानक खत्म और व्यक्ति गिर जाता है चक्कर आके। तो ये 4 प्रकार थे सीजर के। इसे ILAE यानी इंटरनेशनल लीग एजेंट्स एपिलेप्सी ने सीज के अनुसार परिभाषित किया गया है। अब इनके कारणों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले लगभग 50% मामलों में कारण अज्ञात रहता है। इसे आइडियोपैथिक एपिलेप्सी कहते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं मिलती है। यह प्राइमरी एपिलेप्सी भी कहलाती है। बाकी 50% मामलों में 6 मुख्य कारण हो सकते हैं या फिर होते ही हैं। पहला, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, परिवार में किसी को मिर्गी होना, कुछ जीन मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली एपिलेप्सी का कारण बनते हैं। दूसरा, सिर में चोट लग जाना, दुर्घटना, खेल या गिरने से ब्रेन डैमेज या किसी प्रकार की गंभीर चोट। तीसरा होता है मस्तिष्क की स्थिति, ब्रेन ट्रोमा या स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव, सीजर शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से सीजर की शुरुआत हो जाती है। फिर चौथा आता है इन्फेक्शंस, वायरस या बैक्टीरिया ब्रेन में डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, जिससे ब्रेन में सूजन आ जाती है और फिर ये चीज़ होने लगती है। और पांचवा है जन्मजात चोट, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, एनोक्सिया या माँ को गर्भावस्था में इन्फेक्शन। छठा अन्य कारण है हाई फीवर से फेब्रिल सीजर्स, इलेक्ट्रॉनिकल इम्बैलेंस हो जाता है और यह बहुत कम नींद बच्चों को आने लगती है, जिससे कि मेंटली चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब इसके डायग्नोसिस, उपचार की बात करते हैं, निदान की बात करते हैं। आज हम जानते हैं कि मिर्गी का निदान कैसे होता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट EEG यानी इलेक्ट्रिक एन्सेफेलोग्राम का यूज करते हैं, जिससे कि ये पता चल सके। EEG सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जो मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। यह दिखाता है कि ब्रेन कहाँ और कैसे असामान्य रूप से काम कर रहा है। मिर्गी की पुष्टि के लिए यह पहला और सबसे ज़रूरी टेस्ट है। दूसरा, MRI मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग करते हैं, मस्तिष्क की डिटेल्ड 3D इमेज बनाते हैं। तीसरा, CT स्कैन है। इमरजेंसी में क्विक ब्रेन इमेजिंग किया जाता है, जिससे कि जानकारी अधिक मिलती है। और चौथा है न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, मोटर स्केल, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की जांच। यह देखता है कि ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं और ब्रेन कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। फिर पांचवा है ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और इन्फेक्शंस की जांच। ये सामान्य है, इसको करना भी। और इसमें मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सब डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। इसके रोकथाम और प्रबंधन में, उपचार में कुछ दवाइयाँ यूज की जाती हैं, जैसे कि सोडियम वालप्रोरेट सबसे कॉमन है, खासकर फोकल सीजर के लिए। एक बहुत ज़रूरी बात, दवाएं नियमित समय पर लेनी है, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करना। अचानक बंद करने से स्टेटस इम्पल्सिटिस हो सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा उपचार सर्जरी है, मस्तिष्क के एक ही छोटे हिस्से में से आ रहा हो टेम्परल लोब रिस्ट्रिक्शन सबसे सफल सर्जरी है। 60 से 80% रोगियों में सीजर फ्री रिजल्ट आते हैं। तीसरा है केटोजेनिक डाइट, हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट्स आहार, विशेषकर बच्चों के लिए। और चौथा VNS यानी वेगस नर्वस स्टिमुलेशन, गर्दन में एक डिवाइस लगाया जाता है जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। यह ब्रेन को अनियमित सिग्नल भेजता है और 30 से 40% में सीजर कम होते हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर किसी को सीजर आता है तो घबरा जाते हैं। तो इसमें जो है कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहले शांत रहें, घबराएं नहीं, समय नोट करें और दौरे की अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी देर तक वो ऐसी स्थिति में रहा। फिर दूसरा, व्यक्ति को धीरे से ज़मीन पर लिटाएं, सिर के नीचे कुछ नरम रख दें, जैकेट तक या कुछ भी जो आपके आसपास हो।
फिर तीसरे में पास की चीज़ें हटा दें, उसको खुला स्पेस दे दें, और जब व्यक्ति होश में आ जाए तो उसे थोड़ा शांत रहने के, सांस लेने के लिए कहें। पूरी तरह होश में आने तक बात करते रहें, हाथ थामे रहें। फिर यहाँ पे क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह में कुछ भी ना डालें, न चम्मच, न उंगली, न कपड़ा, न पानी, न कुछ। दौरे को रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वो नेचुरल है, झटके आएंगे ही आएंगे। और जब ये अवधि 5 मिनट से अधिक हो जाए तो तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर को फ़ोन करें और उसको, मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। चलिए कुछ ग्लोबल बातें कर लेते हैं। पहले WHO के आंकड़े, विश्व में 50 मिलियन से अधिक लोग मिर्गी से पीड़ित हैं। 80% लोग ही निम्न आय वाले देशों में हैं, और 75% लोगों को उचित उपचार नहीं मिल पाता। इसे ट्रीटमेंट गैप कहते हैं। इसमें कई स्टडीज़ हुई हैं जो यह दर्शाती हैं। और कुछ बुक्स हैं, जैसे टेम्किन की 1954 की दी फैलिंग सीकनेस, मिर्गी के इतिहास में सबसे प्रमाणिक किताब है। लास्ट में देखते हैं कि मिर्गी एक योग्य न्यूरोलॉजिकल विकार है। यह कोई अभिशाप नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। यह ठीक हो जाता है अगर सही दवाओं का यूज किया जाए और डॉक्टर सही मिल जाए समय पर। 70% रोगी दवाओं से ठीक हो जाते हैं, सही समय पर उपचार मिले। मिर्गी के मरीजों के साथ भेदभाव मिटाना है, उन्हें शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देना चाहिए। और मिर्गी एक बीमारी है, कोई अभिशाप नहीं है। बस यहीं से आप समझ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। और प्लीज़, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।